अच्छा बच्चों, आज हमने जो टॉपिक रिवाइज करना था वो है मोमेंट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। उसके एमसीक्यूज आज हम स्टार्ट करेंगे कि उसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। तो एमसीक्यूज में सबसे पहले हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, एक तो सिंपल हमने क्वेश्चन पढ़े थे कि ये एक रॉड है, सेंटर में पिवट है और एक साइड पे कोई मैस 10 kg कह देते हैं और ये 100 इसकी टोटल लेंथ है, 100 सेंटीमीटर। और इसकी जो पोजीशन है वो 80 पे है, 80 सेंटीमीटर पे एक मैस है। और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 50 पे है, मतलब पिवट इज एट 50 सेंटीमीटर। और इसका स्टार्ट 0 सेंटीमीटर एंड देर इज अनदर मैस विच इज अननोन और इसकी प्लेसमेंट कोई लेट्स सपोज 10 पे है। एक अननोन मैस 10 पे रखी हुई है, 10 सेंटीमीटर पे, और दूसरी जो नॉन मैस है वो 80 सेंटीमीटर पर रखी हुई है एंड 50 इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या पिवट। अब वो कहते हैं कि फाइंड द मैस या अननोन मैस जो है ना, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। और कंडीशन क्या दे दी है, द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम या यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म या इक्विलिब्रियम ये रेस्ट और बैलेंस के जो कीवर्ड्स थे वो मैंने आपको बताए थे। जब भी ये कीवर्ड्स आएंगे so you have to use principle of moment। और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या था, क्लॉकवाइज मोमेंट should be equal to एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब क्लॉकवाइज मोमेंट हम पहले देखते हैं, यहाँ से आपको कौन सा नजर आ रहा है। अगर आप 10 kg को देखें तो 10 kg मैस इसको क्लॉकवाइज मूव करवाएगी और जो अननोन मैस है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएगी। अब मोमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मोमेंट का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, F1 D1, या यहाँ पे हम M1 कर देते हैं, M1 D1 और M2 D2। इसको हम M1 ले लेते हैं, दिस वन 10 kg जो है, और इसको हमने जो अननोन में ऐसे इसको M2 ले लिए, दिस इज M2 एंड दिस इज 10 kg इज दिस M1। अब पहले आपने इनके डिस्टेंसेस निकालने हैं। 10 kg का जो डिस्टेंस है वो पिवट से कितना हो जाएगा, 40। 80। हाँ, 80 माइनस 50, 30। जी बच्चे समझ आ रहे हैं। जी सर। ओके। जी सर। और एम जो मैस है उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 - 10, 40। जो आपने पहले बताया था वो इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब पहले देखें, M1 हमारे पास ये था और D1 हमारे पास ये आ गया, तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 10 × 30। अच्छा, अब यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में है। अगर एक सेंटीमीटर में होता और एक मीटर में होता देन यू हैव टू कन्वर्ट इन द सेम यूनिट। सेंटीमीटर को मीटर में ले कन्वर्ट करते या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते। तो अब बच्चों देखो, M2 D2 क्या हो जाएगा, M2 इज दिस एंड D2 इज दिस। तो इनका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, M टाइम्स D2 इज 40। अब M को सब्जेक्ट बना दें तो ये क्या हो जाएगा, 10 × 30/40। 40 को नीचे में डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल करेगा तो 30/4, और इसको कैंसिल करेंगे 7.5 kg।
So this is the unknown mass m2. तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में भी बना सकते हैं या ये थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। जी बच्चे समझ आ गई ये चीज? जी सर। जी सर। अब थोड़ा से और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट करें, आपके पास ये एक रॉड है, पिवट है, इस तरफ एक फोर्स सेंटर पे लग रही है इसकी, इसको हम ले लेते हैं 10 न्यूटन, और इसका डिस्टेंस आपके पास आ रहा है 3 मीटर, और एक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रही है, इसको एफ कह दें, और इसका डिस्टेंस जो होगा वो 4 मीटर कर दें फ्रॉम द 10 न्यूटन वेट, यहाँ से। तो अब उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। एक मिनट होल्ड कीजिए, अजान हो जाए मैं फिर शुरू करवाता हूँ। अच्छा बच्चों, देखो अब कंडीशन ये है कि रॉड इज इन बैलेंस पोजीशन या यूनिफॉर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों आपने देखना है, सबसे पहले वेयर इज द पिवट, दिस P is supposed to be the pivot about which the rod can rotate। तो उसके बाद फिर आपने देखना है कि फोर्सेस की डायरेक्शन कौन कौन सी हैं और किस तरफ है, और उनका पिवट से डिस्टेंस कितना है। तो अगर आप देखें, पहली फोर्स आपके पास ये है 10 न्यूटन, दिस विल ट्राई टू रोटेट द बॉडी इन दिस डायरेक्शन विच इज clockwise direction, clockwise movement, and this force which is acting upward, this will try to rotate the body in anti-clockwise movement। अच्छा, अब क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है, तो यूनिफॉर्म रॉड होने का मतलब ये होगा कि क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, अब क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट इज दिस, जो कि 10 इंटू डिस्टेंस इसका कितना है 3 मीटर, तो 10 इंटू 30, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरी केस में आप देखें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसकी फोर्स आपकी अननोन है एफ ऊपर की तरफ, और इसका पिवट से डिस्टेंस देखें कितना आएगा। इसमें गलती नहीं करनी, आपने 4 मीटर नहीं लेना बल्कि पिवट से डिस्टेंस लेना है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा एफ इंटू डिस्टेंस 7, सो एफ इज इक्वल टू 30/7। ये अबाउट 4.2 और 6 जी सर 4.26 बनता है। 4.28
6 sir. 4.28 अबाउट ये बनती है न्यूटन। सो इस तरह से बच्चे आपने फोर्स फाइंड करनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन में आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा देखना है कि सबसे पहले आप पिवट देखेंगे, फिर आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, और फिर उनके डिस्टेंसेस। ये डिस्टेंस इसका है और दिस वन द डिस्टेंस इज। और यूनिफॉर्म या रेस्ट होने का मतलब होगा यू हैव टू यूज दिस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो अगर आप इनके स्टेप्स को फॉलो करके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गई ये चीज? जी सर। जी सर। अच्छा, एक थोड़ा सा और क्वेश्चन इसी तरह के देख लेते हैं कि अगर आपके पास, ये तो हमने दो दो फोर्सेस की बात की है, अगर आपके पास तीन फोर्सेस आ जाएं, लेट्स सपोज ये एक है पिवट रॉड, इस तरह से एक कर रहे हैं, यहाँ पे एक फोर्स एफ लग दी है जो अननोन है, और उसने कहा है कि रॉड इज बैलेंस, फाइंड द वेट ऑफ द रॉड, वेट ऑफ द रॉड। और रॉड क्या है? मीटर रूल है। मीटर रूल का मतलब क्या होगा? इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब दिस इज एट 100 सेंटीमीटर फोर्स। अच्छा, अब ये चीजें आपको जरा खुद से देखनी होंगी। एक फोर्स उसने बस बता दिए कि वो है 10 न्यूटन या 20 न्यूटन डाउनवर्ड, और उसका डिस्टेंस उसने बता दिया है, ये तकरीबन ये 0 पे है, तो ये आ गया आपके पास 30 सेंटीमीटर। जी बेटे, ये चीज आपको दे दी है इसने। एक फोर्स 100 पे है, दूसरी फोर्स 20 न्यूटन पे है डाउनवर्ड, और उसके डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। अब वो कहते हैं फाइंड द वेट ऑफ द मीटर रूल। अब आप देखें वेट ऑफ मीटर रूल, सबसे पहले तो अब आपको इसमें देखना है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा। आप मुझे बताएंगे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? सर 50 सेंटीमीटर। 50 एग्जैक्टली। अब देखें यहाँ उसने वेट दिखाया नहीं है, लेकिन वेट मांग रहा है वो। तो सबसे पहले तो आप उसकी पोजीशन देखेंगे, वेट वो कहाँ पे एक्ट करेगा? 50 सेंटीमीटर पे। और वेट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? डाउनवर्ड, बिकॉज वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल। इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले तो आपने इसमें वेट को सेंटर पे ड्रॉ करना है। ठीक हो गया? अब जी सर। क्योंकि रॉड बैलेंस है तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब ये दोनों फोर्सेज जो हैं, दिस विल ट्राई टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दिस फोर्स ट्राई टू रोटेट, चलिए हम इसको और आसान कर लेते हैं, इसको भी फोर्स की वैल्यू ले लेते हैं 5 न्यूटन। दिस फोर्स इज प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जी बच्चे, आप जो अभी क्वेश्चन थ्री के पूछे थे ना मान, उसमें इस तरह के क्वेश्चन भी हैं, ये इनको भी जरा जी देखें। सर, वो मैंने देखे थे। हम्म। अच्छा, अब इसमें अब आपने, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है तो यूनिफॉर्म में क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और क्लॉकवाइज मूवमेंट में हमने देख लिया ये दोनों फोर्सेस जो हैं, वेट और 2 न्यूटन जो है, 20 न्यूटन दिस वन। अब वेट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा पिवट से? 50, और इसका डिस्टेंस 30। तो आप दो फोर्सेस जो हैं 20 इंटू इट्स डिस्टेंस इज 30 प्लस W इंटू इट्स डिस्टेंस इज 50, और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो सिर्फ इस फोर्स की वजह से आ रहा है, जो कि हमारे पास 5 न्यूटन फोर्स है, और इसका डिस्टेंस 100 हो जाएगा, तो 5 टाइम्स 100। अब यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा?
20 न्यूटन 3600 हो जाएगा प्लस 50 W और ये 500 हो जाएगा। अब आप 600 को इस तरफ लाएंगे तो 600 माइनस का हो जाएगा प्लस 500। अच्छा, ये एक मैंने रैंडम सी वैल्यू ली थी तो इस तरह से इसका आंसर आ रहा है नेगेटिव में। आप इसको ऐसी वैल्यूज लेनी है जिसमें आंसर पॉजिटिव आए। अच्छा, तो ये था, हाँ सॉरी, ये 500 हो गया। तो यहाँ पे आपके पास है जाएगा 50 वॉट, 50 W इज इक्वल टू -100 और फिर 50 को नीचे डिवाइड कर दें तो -100/50, दिस वुड बी 2 न्यूटन माइनस में। तो ये आंसर आपका बन जाएगा अननोन वेट का। ठीक है, तो ये थोड़े से ठीक ट्रिकी है। क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको जो एक वो बताई थे स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे, उसकी कंडीशंस बताई थी। कौन कौन सी कंडीशन होती है स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए? सर लो ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होना चाहिए। दूसरा, वाइड सरफेस एरिया, गुड, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा हो। और एक और चीज़ बताई थी, The center of gravity should be at the contact area. good, the line passing through center of gravity and contact area, this will improve the stability। ठीक है, लाइक इज दैट कि अगर हमारे पास कोई ऐसे दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कल भी हमने ये क्वेश्चन इस तरह से किया था कि ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये कॉन्टैक्ट एरिया है, और दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी और ये कॉन्टैक्ट एरिया है। अब इसका लाइन ड्रॉ करें तो ये कॉन्टैक्ट एरिया में से पास नहीं करेगी क्योंकि वेट इसका यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगा, और यहाँ से अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लें तो यहाँ पे वेट कॉन्टैक्ट एरिया से पास कर रही है। सो दिस ऑब्जेक्ट इज इन द पोजीशन ऑफ स्टेबल कंडीशन, ये स्टेबल कंडीशन में है, और ये जो होगा ये स्टेबल नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना। ठीक है सर। जी बेटा। सर कोई अगर एक फैक्टर भी वहाँ स्टेबल कर रहा होगा तो फिर हम उसको स्टेबल चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल उसकी लो ग्रेविटी नहीं है, ना ही उसका सरफेस एरिया वाइड है, लेकिन उसका क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास कर रही है सरफेस एरिया से, तो फिर हम उसको स्टेबल मानेंगे। कोई एक बिल्कुल फैक्टर हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आखिर में वो बहुत क्लोज आंसर्स आ जाती हैं जहाँ पे फैक्टर्स भी फेल हो रही होती हैं, लेकिन ये चीज़ आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, ये सेंटर ऑफ लाइन का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वेट पास करता है और कॉन्टैक्ट एरिया से, तो वो फिर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जी सर। ओके। अच्छा, इसके बाद आप देखें, एक जैसे हमने वो क्वेश्चंस करे थे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट, या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, जिसमें आप पूरा एक रॉड लेते थे, फिर उसमें स्टेप्स लिखते थे, प्रोसीजर, फिर ग्राफ और सॉरी टेबल ड्रॉ करते थे, और फिर प्रिकॉशंस या ऑब्जर्वेशन लिखते थे। तो जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए 3 to 4 मार्क्स का, तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप दें, उसमें डायग्राम भी पॉसिबल हो तो वो बनाएं, टेबल बनाएं, सारी डिटेल लिखें। ठीक है बच्चे, ठीक है सर। क्लियर हो गया? ठीक है तो सर। इस तरह के क्वेश्चंस की कुछ आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पेपर आराम से अटेम्प्ट हो जाए, एमसीक्यूज आपके, और क्या कहते हैं, टॉपिकल पास पेपर आराम से अटेम्प्ट हो जाए। सर डायग्राम्स इम्पोर्टेंट है। जी, जैसे मैंने बताया ना आपको, अ, ये जो